थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का टॉपिक जो है, टुडेस टॉपिक इज बेसिकली अबाउट फाउंडेशनल इश्यूज इन स्टैटिस्टिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। हम लोग बहुत सुनते हैं, अक्सर स्टैटिस्टिक्स का यूज हर जगह होता है और इन अक्रॉस द फील्ड्स, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हो या फिर सोशल साइंसेज हो या फिर पॉलिटिक्स हो या फिर अक्रॉस साइंस हो, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का काफी यूज होता है। और स्टैटिस्टिक्स से लिंक्ड है रिस्क मैनेजमेंट भी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का वन ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स ओनली। तो हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज बेसिकली सम ऑफ द फाउंडेशनल इश्यूज, फंडामेंटल इश्यूज की हम लोग कैसे डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में रिस्क मैनेज करते हैं या फिर रिस्क को देखते हैं, और स्टैटिस्टिक्स से कैसे हम लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं और वो किस हद तक सही है और किस हद तक हमें मिसलीड कर सकता है एट टाइम्स, एंड हाउ वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। तो दैट्स द मेन थीम ऑफ द today's talk, and I will also be mentioning some of the theories or some of the philosophies or ideas which some of the world-renowned people have uh, worked on that. And at the same time, I will talk about my own philosophies and my own perspective to that. तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विथ, कि एक बहुत ही फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, फिलोसॉफिकली काफी इंटरेस्टिंग है, कि जो हर फील्ड के लिए है, इवन चाहे वो किसी भी एरियाज में हो, कि जो वर्ल्ड जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, द वर्ल्ड वी सी इन डे टू डे लाइफ, वो रैंडम है या डिटर्मिनिस्टिक है। ये बहुत ही फंडामेंटल इश्यूज है जो हर इवन डे टू डे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। और स्टैटिस्टिक्स हो या फिर रिस्क मैनेजमेंट हो, उसका फाउंडेशन यहीं पे आ जाता है कि जो वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं, द वर्ल्ड वी आर सीइंग, वो रैंडम है या डिटर्मिनिस्टिक है या फिर दोनों है, क्या है। कुछ लोग रैंडम को ज्यादा वो सोचते हैं कि नहीं, देयर एग्जिस्ट सम रैंडमनेस इन द यूनिवर्स और नेचर और लाइफ हर जगह। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, कि कुछ हद तक ये नहीं, वी कैन प्रिडिक्ट, अगर अगर वी आर क्वाइट एडवांस्ड, वी अप्लाई सम क्वाइट एडवांस्ड टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स या फिर अदर टूल्स, तो वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स इन डे टू डे लाइफ। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, बहुत ही फंडामेंटल चीज है कि आखिर क्या है रियलिटी। तो और हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें, हम लोग अपने लाइफ में अगर जो जनरली डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग हिस्ट्री से बहुत ज्यादा बायस्ड रहते हैं। बायस्ड इन द सेंस कि हिस्ट्री इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री से एक डेटा सेट मिलता है कि पहले कैसा हुआ है, और उस बेसिस पे वी गेट सम हिंट कि फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में काफी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक 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 इशू है, बहुत ही फंडामेंटल इशू है, कि लोग हिस्ट्री पे इतना ज्यादा रिलाई करने लगते हैं कि वो उनका फ्यूचर जो है ना, वो बहुत ही बायस्ड होने लगता है। बायस्ड इन द सेंस ऐसा, क्योंकि हिस्ट्री इज जस्ट वन ऑफ द हिस्ट्रीज। ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री हो सकते थे जो हुए नहीं, और हुआ केवल एक। सो देयर इज ओनली वन ऑब्जर्वेबल हिस्ट्रीज जो एक्चुअली हुआ, लेकिन बहुत सारे अनऑब्जर्वेबल हिस्ट्रीज भी थे जो हो सकते थे, जो नहीं हुए। और जनरली क्या होता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट में या फिर स्टैटिस्टिक्स में जो जनरली जो डिसीजन मेकिंग की जाती है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग हिस्ट्री से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि फ्यूचर फ्यूचर में कुछ रैंडमनेस कंपोनेंट भी है जो आज तक कभी हुआ नहीं। और हम डे टू डे अगर साइकोलॉजी में देखें, अपने बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर में देखें, तो हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं जनरली, आज तक कभी नहीं हुआ था। कोविड के केस में क्या हुआ, जैसे हम लोग सोचते हैं आज तक जो चीज नहीं हुआ वो कभी हो नहीं सकता। एक एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक एक बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाता है कि हम लोग फ्यूचर को में जो रैंडमनेस कंपोनेंट है, जो अनसर्टेनिटी है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि हिस्ट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं, हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वन शुड अंडरस्टैंड कि
इट इज नॉट बायसिंग आवर माइंड्स, हमारे माइंड को वो बायस नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को बायस करने लगता है, वो हमारे फ्यूचर से जो अनसर्टेनिटी कंपोनेंट है, जो कि काफी रिस्की हो सकते हैं एट टाइम्स, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और ये बहुत ही हमारे साइकोलॉजी में, हमारे सोचने के प्रोसेस में, और हमारा माइंड भी जो है वो ऐसे ऐसे थ्योरी बनाता है। जो हमारा बायोलॉजिकल माइंड है, वो भी बहुत सारे थ्योरीज को एक्सप्लोर करते रहता है। और अगर हम ज्यादा, वो भी चाहता है कि कुछ शॉर्टकट मेथड हम अपना लें और जल्दी से जल्दी अपना काम अपना, इट्स आवर माइंड ऑल्सो जो इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो आदमी को बहुत ही कॉग्निजेंट रहने की जरूरत है, और हम लोग सब लोगों को कॉग्निजेंट रहने की जरूरत है कि आखिर जो हमारा माइंड डिफरेंट थ्योरीज बना रहा है, वो कौन सा थ्योरीज कहीं हिस्ट्री से बहुत ज्यादा बायस्ड ना हो, या किसी पर्टिकुलर चीज से बहुत बायस्ड नहीं हो। क्योंकि आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई आदमी कोई भी चीज लाइफ में, अगर सपोज समवन हैज अचीव्ड सक्सेस फॉर एग्जांपल, व्हाट हैपेंस, आप देखेंगे, या हम कैसे एनालिसिस करते हैं, जब रिजल्ट हो जाता है, व्हेन द रिजल्ट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, तब हम क्या एनालिसिस करते हैं, बैक साइड में जाके, शुरू से ही मैं देख रहा था दिस स्टूडेंट वाज क्वाइट गुड, उसमें ये पॉजिटिव था, वो ऐसा होने वाला था। अब आप फॉर एग्जांपल आप टीवी न्यूज ही ले लीजिए, जब रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट निकल जाएगा या फिर किसी चीज का रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं ये पहले से जानता था कि ऐसा होगा, ये ये एनालिसिस है, ये फैक्टर काम किया, वो फैक्टर काम किया, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। आफ्टर द इवेंट रिजल्ट आ गया है तो हम निकाल के उसको प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन ठीक यही चीज जब तक रिजल्ट नहीं निकला था, तब अगर मैं बोलता कि आप फ्यूचर के बारे में बताओ कि क्या फैक्टर काम करेगा, देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। आज के डेट में अगर मैं बोलूं, मैं देखूं उबर, ये उबर कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट्स जस्ट एन एग्रीगेटर, या ओला, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल एनीथिंग, ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ऐप बनाया और वो सबको एग्रीगेट कर दिया। लेकिन जब वो आज से 15 साल पहले नहीं था, उस टाइम, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम में, वो आइडिया बहुत कम लोगों के पास आया। तो चीजें जितनी, ये बहुत ही फंडामेंटल इशू है, और हर चीज में इफेक्ट करती है हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे बिहेवियरल चीजों को, कि हम हिंडसाइड बायस मीन्स हम पीछे दे के बहुत सारी थ्योरीज बनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर होगा। लेकिन जब यही चीज मुझे आगे फ्यूचर के लिए बोला जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम में, कि आप बताओ एनालिसिस, देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। देयर इज अ टाइम एसिमेट्री, और ये चीज स्टैटिस्टिक्स या रिस्क मैनेजमेंट इस बायस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाता है जनरली, इसका इम्प्लीकेशंस रिस्क मैनेजमेंट में भी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास सेट ऑफ, अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट इश्यूज है कि दिस इज रियली अफेक्टिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, whether it is for pension funds, whether it is for sovereign funds या गवर्नमेंट फंड्स या प्राइवेट, ये कॉमन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट, जो आप म्यूचुअल फंड हो या फिर अलग अलग फंड्स है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं या फिर जो कुछ भी है, इन सबको भी इस फिलॉसफी से अफेक्टेड हो रहा है। क्यों? आपके पास कोई, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कोई आया कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल का देख लीजिए, बहुत फर्स्ट क्लास है, मेरा रिजल्ट ये है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये फर्स्ट क्लास है, ये टॉप 10 में था, टॉप 5 में था, और वो आपके माइंड को हिप्नोटाइज कर दिया कि ठीक है, ये हिस्ट्री तो काफी अच्छा है इसका, 10 साल में काफी टॉप में था, फर्स्ट से फर्स्ट था, तो अच्छा ही होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, वी टेक डिसीजन सो दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट, और या फिर दिस प्रोडक्ट। आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। हिस्ट्री से हम कैसे बायस्ड हुए, कि जो चीज पिछले 10 साल में अच्छा किया, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आगे भी 10 साल में अच्छा करेगा, या अगले भी 5 years में अच्छा करेगा। स्टैटिस्टिक्स में क्या प्रॉब्लम है, कि जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स जो यूज किए जाते हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल थ्योरीज बनाए जाते हैं, वो जनरली आपके हिस्टोरिकल डेटा पे किए जाते हैं।
और हिस्टोरिकल डेटा मेजरली मैं पहले भी बोला कि देयर इज ओनली वन ऑब्जर्व्ड हिस्ट्री, और ऐसे बहुत सारे अनऑब्जर्वेबल हिस्ट्री हैं जो, जैसे अगर हम मैं क्वांटम फिजिक्स की बात करूं या फिर किसी साइंस की बात करूं, तो बहुत से ऐसे चीजें हैं प्रोबेबिलिस्टिकली जो नहीं हुए, या फिर आप जो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया, वो भी एक हिस्ट्री है जो वी कुड नॉट सी दैट, तो दैट इज ऑफन इग्नोर्ड। और प्रॉब्लम ये इतना सीरियस है साइकोलॉजी में या फिर बिहेवियर में कि जब हम पीछे देखते हैं और आगे देखते हैं, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये हो जाता है कि जब हम पीछे देखते हैं तो वो रैंडमनेस का कंपोनेंट, जो कि व्हिच इज वेरी वेरी एसेंशियल, वो चीज कहीं ना कहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रैंडमनेस है वो हम पीछे नहीं देख पाते हैं, और हमारा माइंड भी इतना बायस्ड हो जाता है कि वो बहुत तरह की थ्योरीज निकालेगी कि ओह, ये तो पहले से मुझे पता था, होना ही था। अब आप देख लो, आप रिजल्ट आएगा, वो एग्जिट पोल आएगा, इंट्री रिजल्ट आएगा, उसके बाद सब अपने अपने एक्सपर्ट अपने अपने व्यूज देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उनका जस्ट बिफोर द इवेंट और आफ्टर द इवेंट आप मैच करो, आप देखो कि कितना डिफरेंस जनरली मिलेगा आपको, और ये हर सबके लिए होता है। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि दिस इज अ रियलिटी कि रैंडमनेस एग्जिस्ट, रैंडमनेस मींस अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब चाहे वो आप बहुत ही फिजिक्स के लेवल में आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जाइए, या फिर क्वांटम अनसर्टेनिटी लेवल पे जाइए, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ डे लाइफ में हमारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, वो रैंडमनेस से इफेक्ट हो रही है। रैंडमनेस को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। चीजें लोग क्या करते हैं कि जो अच्छी चीजें हो गई, वो बोल देंगे ये तो मेरा मेरा फैक्टर था, मैंने मैंने किया इसे। लेकिन जो चीज गलत होता है हमारे साथ, फिर हम बोलेंगे ये तो भगवान ने कर दिया, फिर लक था, ये भगवान की मर्जी थी। वो तो हम अपने माइंड में तरह तरह की थ्योरीज बनाते हैं, सो दैट कि वी एवेड रियलिटी, कि रियलिटी क्या है। तो और ये चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट कर रही है, मैं बोला कि दिस इज रियली टिपिकली अफेक्टिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्लोबली। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, बड़े बड़े जो फंड हाउसेज हैं, या फिर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करते हैं हर जगह अक्रॉस द फील्ड, चाहे वो सोशल साइंसेज में हो या फिर मेडिकल साइंसेज में हो, आप देखो सिंपल चीज, कोरिलेशन, कोरिलेशन एवरेज, ये सब कितना बेसिक चीज है, हर जगह यूज होता है। आप कोई भी मेडिकल रिपोर्ट निकालें, आप देखिए उसमें उसमें कोरिलेशन, आप ब्लड का रिपोर्ट निकालिए या कीजिए, तो वो भी स्टैटिस्टिकली फिगर आउट किया रहता है कि ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, या फिर इतना कोरिलेशन है, इतना ये। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कितना सीरियस है, जो हम लोग बिहेवियरली इसको इग्नोर करते हैं, ये मैं फोकस करना चाहूंगा अभी कि कोरिलेशन एवरेज कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक्चुअली, ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि ह्यूमन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स फाइंड आउट करते रहते हैं अपने अराउंड, कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड आउट करते रहेंगे, और उस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ। हम लोग अक्सर गलत कोरिलेशन निकालते रहते हैं। कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है एज ए स्टैटिस्टिकल टूल, वो बहुत ही मिसलीडिंग है फंडामेंटली। क्यों? आप, एक पैराडॉक्स है, कोरिलेशन तो ऑब्वियसली सब जानते ही होंगे कि दो चीजें का मूवमेंट, ग्रोथ, अगर सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक सपोज 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो दूसरा कैसे बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में, या फिर अगर एक 10 यूनिट से बढ़ रहा है तो दूसरा कैसे बढ़ रहा है। तो ऐसे हम लोग कोरिलेशन जस्ट ये फिगर आउट कर रहे हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है मूवमेंट का। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कितना बढ़ता है, या फिर एक घटता है तो दूसरा कैसा कितना बढ़ता है या घटता है, इस रिलेशन को कोरिलेशन बताता है सिंपल टर्म्स में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है ये कि एक पैराडॉक्स है, सिम्पसन्स पैराडॉक्स, जो कि बहुत ही फंडामेंटल पैराडॉक्स है स्टैटिस्टिक्स में, कि दो चीजें, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं कि दो चीजें सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, इसका क्या कोरिलेशन होगा। सपोज दो चीजें, अगर सपोज एक 1 यूनिट बढ़ रहा है, दूसरा भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, मैं अगर सिंपली पूछूं कि क्या कोरिलेशन होगा, तो मैक्सिमम पीपल बोलेंगे ये कोरिलेशन 1 होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में निफ्टी बढ़ रहा है, रिलायंस भी बढ़ रहा है,
अगर निफ्टी 1% से बढ़ा, रिलायंस भी 1% से बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछूंगा कि कोरिलेशन क्या है, तो सब बोलेंगे 1 है। लेकिन नहीं, कभी कभी ये बहुत ही मिसलीडिंग हो जाता है। चीजें सेम डायरेक्शन में भी हैं, तब भी कोरिलेशन निगेटिव हो सकता है। और वो क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये डिफरेंट टाइम स्केल की बात आ जाती है। हो सकता है कि अगर आप 1 घंटे के टर्म्स में देखें तो कोरिलेशन कुछ और आएगा। अगर आप 1 मिनट के टर्म्स में टाइम स्केल पे देखें तो हो सकता है कोरिलेशन नेगेटिव आ जाए। दोनों चीज आगे बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है 1 मिनट के टाइम स्केल पे आप देखें तो निफ्टी बढ़ रहा है, रिलायंस, जस्ट मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, निफ्टी बढ़ रहा है, रिलायंस घट रहा है। तो टाइम स्केल का बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम स्केल के साथ साथ आपका सैंपल स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक छोटा सैंपल लें, कोरिलेशन कुछ और हो सकता है, बड़ा सैंपल लें तो कोरिलेशन कुछ और हो सकता है। तो जो कोरिलेशन का यूज इतना ज्यादा होता है हर जगह स्टैटिस्टिकली, वो सैंपल स्पेस पे, टाइम स्केल पे बहुत सारी चीज फैक्टर होती हैं जो उसको डिटरमिन करती है। और इनफैक्टली अगर मैं देखूं तो कोरिलेशन इटसेल्फ ही रैंडम, कोरिलेशन खुद में ही एक रैंडम फिगर हो जाता है एट टाइम्स। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही सेंसिटिव चीज है कि जैसे कि और इतने बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं कोरिलेशन के बेसिस पे, कि दोनों कोरिलेटेड है तो इस बेसिस पे मैं इतना इन्वेस्टमेंट इधर कर रहा हूँ। या फिर अगर मेडिकली भी अगर देखें कि दो चीजें कोरिलेट कर, जैसे कोरोना वायरस के टाइम में बहुत सारे थ्योरीज आए, क्या चीज कोरिलेट कर रहा है, कौन सा फैक्टर कोविड के अगेंस्ट में है, कौन सा फैक्टर कोविड को ये कर रहा है। अब अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कोरिलेशन कितना रोल प्ले कर रहा है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि फंडामेंटली देयर एग्जिस्ट रैंडमनेस, इवन कोरिलेशन बिकम्स रैंडम एट टाइम्स, जो कि काफी मिसलीडिंग हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज किसी ने बोला कि कोरिलेशन 1 है या फिर 0.9 है, इट इज नॉट सो इंफॉर्मेटिव। अब मैं क्यों इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ अभी? मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि एक ब्लैक स्वान थ्योरी है। ब्लैक स्वान थ्योरी जो नासिम तालेब हैं, जो कि काफी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं इस टाइम के, उन्होंने ब्लैक स्वान थ्योरी दिया। और ब्लैक स्वान थ्योरी क्या कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो चीज हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम उससे कैसे डील करें। रियल लाइफ में हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि हम बहुत तरह की किताबें पढ़ते हैं, बहुत तरह के नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट नॉलेज अगर गेन कर रहे हैं तो समवेयर वी थिंक वी ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन। हर जगह हम नॉलेज, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू, फॉर सेंचुरीज और हिस्ट्रीज आप कभी देख ले, वी ट्राई टू एक्वायर नॉलेज। बट हैव वी एवर थॉट कि हाउ टू डील विद दोज अनसर्टेनिटी व्हिच वी कैनॉट गेन थ्रू नॉलेज। देयर एग्जिस्ट सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं लाइफ में, एंड दिस इज रियलिटी, जो हमारे नॉलेज के बाहर है और कोई नहीं गेन कर सकता। हर लेवल, हर सब लोगों का अपना अपना रिलेटिव है वो। लेकिन वो जो अनसर्टेनिटी है, जो रैंडमनेस है, जो एरर है, जो मिस्टेक्स है, जो हम नहीं जान सकते हैं, वो फैक्टर भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट इफेक्ट करते हैं। उनसे कैसे डील किया जाए? क्योंकि नॉलेज तो सब गेन कर रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज से कैसे हैंडल किया जाए, दैट इज वेरी क्रूशियल। क्योंकि जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं और मेजर चीजें जो लाइफ में होती है, वो लैक ऑफ नॉलेज से हो रही, जो हम नहीं गेन कर पा रहे, और हम कर भी नहीं सकते हैं एक लेवल के बाद। दिस इज रिलेटिव, सबके लिए अपना अपना अलग अलग लेवल। तो रिस्क मैनेजमेंट मैक्सिमम जो यूज किए जाते हैं हर जगह, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे मेजर फर्म्स में चाहे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में, वो सेट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ले लेंगे, उस पे वो एवरेज कोरिलेशन, वो जो कन्वेंशनल टूल्स हैं उसको अप्लाई करेंगे, और तब वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना शुरू करेंगे। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े फंड जो कॉमन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, ये भी ऐसी ऐसी चीजों का यूज करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, आप सोशल सोशल बहुत सारे एनालिसिस हैं, या फिर मेडिकल साइंसेज में भी बहुत सारे एनालिसिस हैं।
कैसे मेडिकल साइंसेज अगर फिगर आउट करता है कि ये क्या रिलेशन है। कोविड के टाइम में क्या हुआ, सब अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज, ये फैक्टर मुझे लग रहा है कि कोरोना को बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है, सब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता रहता है। और इसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जिसका फंडामेंटल में लूपहोल्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री का डेटा उठाते हैं, उस पर एनालिसिस बहुत सारे करते हैं, वैसे एनालिसिस करते हैं जो फंडामेंटली वैलिड ही नहीं है वहां पे अप्लाई करने के लिए। क्योंकि जो सिंपल स्टैटिस्टिकल पॉपुलर स्टैटिस्टिकल टूल्स है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज है, या फिर कोरिलेशन है, या फिर जो चीजें हैं, ये सब चीजें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होते हैं, जिसको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं या फिर गॉसियन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं। देखिए रियल वर्ल्ड जो है, जो जो रियल वर्ल्ड है, वो इतना नॉर्मल नहीं है। आप अगर, जस्ट मैं एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आप शेयर मार्केट से 10 दिन का डेटा अगर आप हटा दीजिए, ओनली 10 डेज डेटा जो आउटलायर्स हैं, आपके रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो 10 days data out of 500 data is quite pronounced for statistics। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि 10 लोग हैं, या सॉरी 100 लोग हैं, 100 लोगों की हाइट का अगर मैं एवरेज लूं या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूं, तो किसी एक आदमी का एवरेज इतना ज्यादा नहीं, हाइट इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो सारे सैंपल 100 लोगों के सैंपल को इफेक्ट कर दे। एवरेज फॉर एग्जांपल, क्योंकि सबका हाइट वही 5-6 के आसपास होगा नॉर्मली। जो मैक्सिमम आउटलायर भी होगा उसका भी कितना होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा हाइट। वो 100 नहीं हो जाएगा, 100 फीट नहीं हो जाएगा। लेकिन तो अब मैं दूसरा एग्जांपल लूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से द वेल्थ ऑफ पीपल। अब 100 लोगों का मैं वेल्थ लिया, अब उसमें एक बिल गेट्स को जोड़ दिया मैं, या फिर मुकेश अंबानी को जोड़ दिया, या फिर एलन मस्क को जोड़ दिया। अब अगर मैं एलन मस्क को जोड़ दूंगा दिया वेल्थ में, वो सारे 100 के सैंपल के एवरेज को इफेक्ट कर देगा, बायस कर देगा। जस्ट वन फिगर आउट ऑफ 100। पॉइंट वहां पे होता है, जो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग की जाती है वो अक्सर आउटलायर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। और दिस इज क्वाइट, आप भी देखिए आज 80-20 रूल इज क्वाइट फेमस। आज वेल्थ का अगर एक्यूमुलेशन देखेंगे, जो टॉप 100% है, उसके बाद उसके पास 99% का वेल्थ के बराबर वेल्थ है। दिस एसिमेट्री, दिस इज बेसिकली कॉल्ड 80-20 रूल। 20% के पास इतना है जो 80% के पास। तो स्टैटिस्टिक्स वहां वैलिड होता है जो पहले वाले एग्जाम, कन्वेंशनल स्टैटिस्टिक्स वहां वैलिड होते हैं जो पहले वाले एग्जाम्पल में है, जहां पे मैं सबका हाइट जोड़ा, सैंपल लिया, तो वो कोई अगर आउटलायर भी हो जाएगा तो वो जितना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, जिसे फैट टेल बोला जाता है, जहां पे एक आदमी का सैंपल सारे सैंपल के स्टैटिस्टिक्स को गड़बड़ा दे, वहां पर आप ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स को रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि दैट वन इवेंट, जिसे ब्लैक स्वान बोला जाता है, दैट कैन डिस्ट्रॉय योर एवरीथिंग। आप 100 दिन अच्छा करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। दैट वन डे इज वेरी क्रूशियल, दैट इज ऑफन इग्नोर्ड। ये सारा स्टैटिस्टिक्स फेल्स फॉर दैट वन डे, दे आर नॉट मैथमेटिकली वैलिड। तो रिस्क मैनेजमेंट, वो जो सीरियस रिस्क मैनेजमेंट है, वो ये है कि आप उस 1%, उस 10 डेज को जहां ब्लैक स्वान इमर्ज करता है, जिसे टेल इवेंट्स बोलते हैं, उससे आप कैसे डील करते हैं। और ये हर फील्ड में है, चाहे वो फाइनेंस में हो या फिर मेडिकल साइंसेज में हो या डे टू डे लाइफ में हो। एक दिन का लाइफ, एक दिन की का एक पॉइंट का
एक दिन का जो इवेंट है या फिर एक मिनट का जो इवेंट है वो पूरे लाइफ को चेंज कर देता है। और हम एक सर्टेन लेवल के बाद उसके बारे में ज्यादा जान भी नहीं सकते हैं। तो वैसे चीजों से हम कैसे डील करेंगे? तालिब साहब का कहना ये है कि वो चीजें जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, जो दैट 1% है। और वो 1% जो है दैट मेजरली इफेक्ट्स एवरीवन, जिसको हम ब्लैक स्वान बोलते हैं, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। तो मीन्स हाउ टू लिव इन अ वर्ल्ड विच वी डोंट नो। हम नहीं जानते हैं, नॉलेज तो सब एक्वायर करते हैं, लेकिन जो चीज हम लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ रैंडमनेस, सॉरी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक नहीं सॉरी रैंडमनेस है, एरर है, हाउ डू वी डील विद दोज थिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो ऑफन इग्नोर किया जाता है। और मैं बता इसमें प्रॉब्लम क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के साथ, कि जो डिफरेंट बैंक्स हों या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अप्लाई करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि उस दिन एक दिन प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेटोनिस्ट अप्रोच, ये बहुत ही फिलोसफिकल लेवल की बात है कि प्लेटोनिक फिलोसफी क्या है, लेकिन ये डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि नोबडी नोज क्या चीजें हैं, लेकिन जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है तो वी एज्यूम कि डेफिनेट एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे वी ट्राई टू फाइंड आउट कि ये रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन निकालना होगा, ये निकालना है, एंड देन वी एलोकेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी या फिर एनालिसिस इन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास डेटा सेट बहुत कम रहता है। हमारे पास 10 डे सपोज 10 ईयर्स का डेटा है हमारे पास। अब जैसे सिंपल ज्योमेट्री में अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं और मैं बोलूं कि कितने लाइन इसके थ्रू पास करेंगे, तो देयर कैन बी इन्फिनिटली मेनी लाइंस जो उस 10 पॉइंट्स के थ्रू पास कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का प्रॉब्लम स्टेटिस्टिक्स में है। आपके पास 10 डेज का सॉरी 10 ईयर्स का डेटा है। 10 ईयर्स के डेटा पे आप एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर पास करा सकते हैं। कौन सा ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन है ये कोई नहीं पता है मुझे। और ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं पैरामीटर चेंज कर दूंगा, तो वो जो 1% वाला इवेंट था ब्लैक स्वान, वो ह्यूजली चेंज हो जाएगा। तो देयर इज ए सर्कुलैरिटी प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिगर करने के लिए मुझे डेटा चाहिए, और डेटा हमारे पास ज्यादा है नहीं, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिगर कैसे करें? तो ये प्रॉब्लम इतना सीरियस है कि लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिक्स में इतना ज्यादा यूज करते हैं। वो सही है, एक हद तक सही है। कब? उन्हें ये समझना होगा कि आखिर कहाँ पे वो वैलिड है, कहाँ पे वो वैलिड नहीं है। तो जो ब्लैक स्वान टाइप इवेंट्स होते हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स है, वहां पे अगर आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट वहां पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फ्लाइट क्रैश कर जाएगा? अब दैट माइट बी वेरी 0.00001%, लेकिन देयर प्रोबेबिलिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भले ही वो 1 - 10 - 12 क्यों ना हो, लेकिन अगर हो गया तो आप गए। प्रोबेबिलिटी इज इररिलेवेंट देयर। व्हाट मैटर्स कि आप कितने एक्सपोज्ड हैं उसके 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 अगर ये होता है तो आप कितने एक्सपोज्ड हैं। रियल लाइफ में बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं कि जो हम लोग लेते हैं, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम चांस लग रहा है, इसलिए हम ले लेते हैं। अगर सपोज मैं एक हाई टाइड सी में चला गया और एक बोट नाव लेकर के मैं बहुत ही एक हाई टाइड सी में चला गया, और मैं गलती से अगर सक्सीड भी कर गया और मैं नहीं डूबा, तो मैं क्या क्लेम करूंगा कि मैं आई डिड समथिंग वंडरफुल? दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ लक कि मैं आई सर्वाइव्ड। अगर कुछ होता,
कुछ अनफोर्सिंग कंसिक्वेंसेज होते हैं, तो मेरे क्या प्रिपरेशन थे रिस्क के? तो वो अचीवमेंट कोई अचीवमेंट नहीं है जो दैट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप योर रिस्क मैनेजमेंट वाज नथिंग एंड देन यू सर्वाइव्ड। आप अनफोर्सीन सिनेरियो के प्रति जो चीज हो सकते हैं वर्स्ट के सिनेरियो में, जो 1% वाली चीजें हैं, उसके प्रति आप कैसे अपने आप को ये करते हैं, दैट दैट मैटर्स, दैट इज द ट्रू रिस्क मैनेजमेंट व्हिच इज कॉल्ड टेल रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रॉब्लम ये जितना है, ये मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि ये दिस अफेक्ट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीजों का काफी यूज होता है हर जगह, हर हर इन एवरी वर्क्स ऑफ लाइफ, चाहे वो फाइनेंस ही नहीं, सोशल साइंसेज में, ये सब चीजों में। तो हमें ये समझना होगा कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ वैलिड है, कहाँ उस आप स्टैटिस्टिक्स का अगर बेसिक एजम्पशन देखें तो दे एज्यूम इंडिपेंडेंस, क्योंकि लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स है, रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या है, शायद ही कोई चीज इंडिपेंडेंट होगा। और सारा स्टैटिस्टिक्स का फंडामेंटल एजम्पशन आता है कि वी आर इंडिपेंडेंट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोग लीनियर रिग्रेशन काफी यूज करते हैं, काफी रिग्रेशन एनालिसिस का काफी यूज होता है। मैं पहले भी बोला कि वो डेटा निकालेंगे, डेटा पे कोई ना कोई लाइन फिट ही कर देंगे, और वो कोई ना कोई लाइन तो फिट हो ही जाएगा। आपको किसी भी डेटा पे कोई ना कोई लाइन फिट करोगे तो कोई लाइन फिट हो ही जाएगा, और उस बेसिस पे वो एनालिसिस करेंगे, जिसको आप ओवर फिटिंग बोल दो या फिर जो भी टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं। लेकिन मैं इसी बात पे इम्फेसाइज करना चाह रहा था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम और बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम में बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग अक्सर रियल लाइफ में एनालिसिस करते हैं कि आज तक नहीं हुआ था तो नहीं होगा, या फिर आज तक कभी देखे नहीं, या फिर ऐसा, वी आर बेसिकली बायस्ड बाय हिस्ट्री। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री शुड नॉट बी, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन वन हैज टू अंडरस्टैंड कि आप कितने कहीं बायस, बहुत ज्यादा बायस तो नहीं हो रहे हैं अपने फ्यूचर में। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जो डे टू डे लाइफ में आप जैसे तालिब साहब इसलिए वरीड रहते हैं कि मेनी थिंग्स वी डोंट नो, जो चीज हम लोग नहीं जानते हैं, लोग उस चीजों को आप ऑफन इग्नोर कर देते हैं, और वही चीज बहुत ही डेंजरस हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक अलग फिलॉसफी भी है जो बोलती है कि नहीं, वी कैन प्रिडिक्ट थिंग्स, चीजें इतनी रैंडम नहीं है, हर चीज इतना ज्यादा रैंडम नहीं है, लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसका भी कुछ कारण है, कहीं ना कहीं भले हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण है। आज अगर कोई चीज गिरता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, या फिर कहीं कोलैप्स होता है, तो कुछ ना कुछ कारण है उसका, चाहे वो इंस्टेबिलिटी है सिस्टम में, इंट्रिंसिक इंस्टेबिलिटी है जो बस्ट कर रहा है इसलिए गिर रहा है। तो ये अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो जो व्हिच ट्राइज टू फाइंड आउट कि आखिर चीजें की के कॉजल रिलेशनशिप क्या है, क्यों गिर रहा है। दे ट्राई टू फिट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स टू फिगर आउट, टू प्रिडिक्ट द थिंग्स। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि चीजें लाइफ में देयर एग्जिस्ट सम डुअलिटी। आप इमेजिन करो कि लाइफ पूरी तरह से रैंडम है, पूरी तरह से लाइफ रैंडम है, तो फिर एवरीथिंग इज जस्ट, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज रैंडम, तो मैं क्यों करूँ कुछ काम, जो होना होगा होगा। आप इसका एक रिवर्स इमेजिन करके चलो कि अगर हर चीज प्रिडिक्टेबल है, हर चीज डिटर्मिनिस्टिक है, तो भी लाइफ एक सिंगुलर स्टेज में आ जाएगी, लाइफ मूवी नहीं करेगा। अगर सब चीज सबको पता हो जाए, तो आप लेट्स इमेजिन दैट हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि एवरीवन नोज एवरीथिंग एंड वर्ल्ड इज कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक, तो फिर चीजें वहां भी एक सिंगुलरिटी स्टेज में आ जाए। देयर एग्जिस्ट सम डुअलिटी, जैसे हम लोग वेव पार्टिकल डुअलिटी वी नो इन फिजिक्स साइंस, एक देयर एग्जिस्ट डुअलिटी, चीजें आपके पर्सपेक्टिव से रैंडम है, दिस इज अ रिलेटिव थिंग, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग। और चीजें डिटर्मिनिस्टिक भी हैं और रैंडम भी है, वो आप कैसे देखते हो उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। तो रियल रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज द रियल रिस्क मैनेजमेंट इज कि जो चीज हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, एक हमारे बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, उसको आप प्रिडिक्ट करें, डेफिनेटली करें, बिकॉज इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। हम बिना
आगे का एनालिसिस किए हुए कॉजल एनालिसिस करके हम रह ही नहीं सकते। हम हर चीजों का कारण फाइंड आउट करना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो या सही। आखिर क्यों हुआ, कुछ तो कारण हो। वी ट्राई, दिस इज आवर इंक्विजिटिवनेस एंड दिस इज नेचुरल। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एक्नॉलेज देयर एग्जिस्ट समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हम नहीं जान रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग एज वेल। जिसे आप ब्लैक स्वान बोल दे या फिर जो कुछ भी बोल दे। तो इट्स ए टू थिंग्स, व्हाट वी ऑलरेडी नो दैट इज कॉजल, हम जानते हैं उसको, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट एंड वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। जो चीज हम नहीं जानते हैं उसके प्रति हम कैसे प्रिपेयर्ड रहें। तो देयर इज ए टर्म, टेक्निकल टर्म कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी मीन्स मेरा लॉस कम हो, पर यूनिट ऑफ लॉस कम हो और गेन अनलिमिटेड हो। ऐसा जनरली क्या होता है, लोग की टेंडेंसी क्या आएंगी, लोग थोड़ा थोड़ा बचाते हैं और एक दिन सारा गवा देते हैं। ऐसा होता है रियल लाइफ। हम लोग छोटा छोटा बचाएंगे, सपोज वी आर सेविंग 5,000 रुपीज पर डे, और एक दिन कुछ इवेंट होगा और देन वी सेल ऑल आवर प्रॉपर्टी एंड देन फिर मैं लाखों करोड़ों रुपया का मैं फिर नुकसान। ऐसा होता है, दिस हैपेंस। चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो ब्लैक स्वान डे आएगा, जिस दिन वो डिजास्टर्स चीजें आती हैं, उस दिन के लिए हम कैसे प्रिपेयर्ड। दैट इज द ट्रू रिस्क मैनेजमेंट। तो द टर्म इज नॉलेज वर्सेस कॉन्वेक्सिटी। इसका दिस इज अ टेक्निकल टर्म कॉन्वेक्सिटी की जी। हम जिस चीजों को नहीं जानते हैं, जिस चीजों को जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, वी शुड रिमेन कन्वेक्स। मीन्स अगर वो चीजें खराब हो भी जाती है, goes against my knowledge, goes against my favor, so how we are going to deal with that? That is, we have to remain convex. We have to be prepared कि वैसे अनफोर्चुनेट सिनेरियो में how prepared we are. तो दिस इज द मेन थिंग। अब उसमें जनरली अगर हम लोग देखें अपने डे टू डे लाइफ में, हम लोग क्या करते हैं, वी जनरली एनालिसिस करते हैं कि जो चीजें कम वोलाटाइल है वो ज्यादा कम रिस्की है, और जो ज्यादा वोलाटाइल है वो ज्यादा रिस्की है। मीन्स हम लोग चाहते हैं कि जिसमें वोलेटिलिटी मीन्स क्या, जो मूवमेंट अप एंड डाउन मूवमेंट जो है जिसमें कम है, हम लोग समझते हैं कि वो कम रिस्की है, और जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट है वो ज्यादा रिस्की है। लेकिन एट टाइम्स दिस साइकोलॉजी कैन वेरी डेंजरस, क्योंकि अक्सर वो चीजें रिस्की हो जाती हैं जो काफी स्टेबल दिख रही थी, एंड दिस इज कॉल्ड साइलेंट रिस्क, हिडन रिस्क। मैं नहीं, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट सर, देयर आर मेनी सर्स हु आर मेडिकल एक्सपर्ट्स, लेकिन मैं ऐसा सुना हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग, आप सपोज समवन हैज कार्डियक अरेस्ट और समथिंग लाइक दैट, हार्ट अटैक हो गया, फिर मैं आज तक तो कोई सिम्टम ही नहीं था, ये कितना फिट था, परफेक्ट था, कैसे अचानक हो गया। तो देयर इज समथिंग साइलेंट रिस्क, हिडन रिस्क, जो हम देख नहीं पाते हैं। हम लोग वी प्रिज्यूम कि ये समथिंग इज क्वाइट स्टेबल, तो वो चीजें बहुत ही लेस रिस्की है, लेकिन वी ऑफन गेट मिसलीड, क्योंकि चीजें जो ज्यादा वोलाटाइल रहती हैं कभी कभी वो कम रिस्की हो जाती है ओवर द टाइम। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया वोलेटिलिटी का, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स हैं जो आपको हमें ऑफन मिसलीड करते हैं, वो आपको काफी। और लोग, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चीज है जो लोग डेटा के बेसिस पे काफी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप बताओ, जिसको आप बैक टेस्टिंग बोलो या फिर इन सैंपल टेस्टिंग बोलते हैं हम लोग, डेटा सिंपल मैं चेंज कर दूंगा, सारा स्टैटिस्टिक चेंज हो जाएगा, एंड वट एवर आई हैव टू शो माई बॉस, मैं तुरंत दिखा दूंगा, सर प्लीज सी दिस इज क्वाइट फेवरेबल। मैं आई कैन मैनिपुलेट इट, और कोई कह भी नहीं पाएगा कि वो मैनिपुलेटेड है। तो दिस इज सो सीरियस, इट हैपेंस इन डे टू डे लाइफ। इंस्टीट्यूशंस में रेगुलेटर्स को आपको दिखाना है, यू कैन मैनिपुलेट द थिंग्स एंड यू कैन शो रेगुलेटर्स की, देखो आप, देखिए आप, दिस इज क्वाइट परफेक्ट। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कहीं हम मिसलीड तो नहीं हो रहे हैं। कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे?
there are so many technical things, लेकिन मैं I don't want to go into technical things. मेरा फोकस केवल ये है एक लेमैन टर्म्स में कि हम लोगों को एक एजम्पशन जो हम लोग मान के चलते हैं कि जो हिस्ट्री पहले हुआ है वैसा ही फ्यूचर होगा, एंड वी ऑफन biased our decision making on based on the history. We have to be very very careful क्योंकि entire statistics fundamentally suffers from that. चीजें रैंडम हैं, कुछ हद तक रैंडमनेस भी है, that cannot be denied, uncertainty है, and how do we remain careful about that, वो काफी इंपॉर्टेंट हमारे रोल में प्ले करता है. We have to be convex. Convex means क्या? We have to acquire knowledge. Definitely we have to acquire knowledge, but we also have to give room for things we don't know and we cannot know at a particular given in time. How do we are going to deal with that? So we have to gain knowledge, at the same time we have to become convex. Convex means अगर वो चीज हमारे अगेंस्ट में जाती है जो which we don't know, then we don't go bankrupt. In every walks of life, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हो या फिर सोशल साइंसेज हो या फिर फाइनेंस हो या फिर डे टू डे लाइफ हो, कहीं भी. तो दैट्स द मेन थिंग. इट्स अ वेरी लॉन्ग टेक्निकल थिंग्स, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू स्टॉप विद दिस थिंग कि ये चीज हम लोग, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं व्हाट आई ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ टाइम्स, इवन इंक्लूडिंग मी, आई डोंट क्लेम दैट आई डोंट डू, इंक्लूडिंग मी, कि हमारी माइंड बहुत तरह के थ्योरीज बनाते हैं, एंड दैट इज जनरली बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम में थ्योरी बनाना बहुत आसान है, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम में थ्योरी बनाना काफी डिफिकल्ट है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा माइंड जो थ्योरी बना रहा है, तो वहीं पे कॉन्शियसनेस का भी रोल है कि वी आर कॉन्शियस कि जो हमारा माइंड, मेरा खुद का माइंड थ्योरी बना रहा है, वो कितना बायस्ड बना रहा है या कितना अनबायस्ड बना रहा है. कहीं वो बहुत ज्यादा बायस तो नहीं हिस्ट्री के लिए, और उस बेसिस पे हम फ्यूचर का भी एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में हो सकती हैं जो आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुई. इसलिए इस माइंडसेट, दिस इज क्वाइट इनग्रेन्ड. अब मैं इतनी थ्योरी बोलूंगा, सब लोग, बहुत लोग हाँ में हाँ करते भी हैं, या फिर जनरली आप किसी को यू कम अप विथ रिवॉल्यूशनरी थिंग्स, एवरीवन विल एक्नॉलेज हाँ ऐसा है. फिर भी चीजें वो इतनी इनग्रेन्ड है हमारे माइंड में कि वी कैन नॉट चेंज दैट. तो वहां पे बहुत कॉन्शियसनेस का रोल हो जाता है कि हाउ वी आर गोइंग टू, हाउ मच कॉन्शियस वी आर, कि वी कुड फिगर आउट की चीजें बायस्ड कितनी है, कितनी बायस्ड नहीं है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय पॉइंट. और चीजें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मैं इसको एज अ सिंपल लैंग्वेज में यहीं पे विराम करना चाहूंगा. थैंक यू फॉर द पेशेंस. Thank you, Pankaj ji. Any points, any insights, any comments? First, Dr. Chaudhary wants. Sir, you are muted. Professor Chaudhary, you are muted, sir. कभी कभी हम लोग कार्ड्स खेलते हैं क्लब में, ब्रिज वगैरह खेलते हैं, तो वहां पर एक कई सारे प्रिंसिपल्स हैं. एक प्रिंसिपल है नो रिस्क नो गेन. तो उसमें फिर दो कंपार्टमेंट्स हैं. एक है कि आपको रिस्क लेने की स्थिति है क्या, इस पर आप कुछ कहिए कि रिस्क हर आदमी को लेने की जरूरत होती है. तो कुछ लोग होते हैं इस पोजीशन में कि रिस्क ले सकते हैं, कुछ लॉस हो गया तो हो गया, आई कैन अफोर्ड इट, मेरे इतने पॉइंट्स ऑलरेडी जमा है, एक आधा रबर वगैरह हो चुका है, एक आधा में अगर मैं लूज भी कर गया एक दो गेम में तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो वैसे हम लोग ये मानते हैं फिलोसॉफिकली कि स्टैटिस्टिक्स इज अ वंडरफुल टूल बट नॉट एन एंटायरली डिपेंडेबल टूल. तो रिस्क लेने की स्थिति को कैसे इवैल्यूएट करें, इसके लिए कोई एल्गोरिदम है, इसके लिए कोई स्टैटिस्टिकल टूल है कि हियर यू आर, इफ यू हैव एक्स एंड वाई देन यू कैन गो फॉर जेड, अदरवाइज यू कैन नॉट. Definitely, thank you sir for this is a great question. कि
जैसा कि मैं पहले बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर देना चाहूंगा कि रिस्क इज इम्पोर्टेंट, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट रिस्क यू कैनॉट डू, आपका कोई गेन नहीं होगा। लेकिन कैसा रिस्क लेना है दैट इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि हर रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, या हर रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। तो रिस्क ऐसा लेना होता है कि जो कि अगर इफ इट गोज अगेंस्ट मी, अगेंस्ट माय ऑल कैलकुलेशंस, तब मैं किस पोजीशन में हूँ, अगर वो मेरे अगेंस्ट में चला गया तो देयर इज अ टर्म। अब ये बहुत ही एक्चुअली ये दिस कम्स अंडर मॉडल रिस्क। मॉडल रिस्क में क्या होता है कि जो बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे तरीके के मॉडल बनाते हैं, लेकिन व्हाट इफ द मॉडल इज इटसेल्फ रॉन्ग। हमने मॉडल बना दिया, हमने मॉडल के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर दिया कि नेक्स्ट ये होगा, इतना एलोकेट करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन व्हाट इफ आवर assumptions ऑफ द मॉडल आर इनकरेक्ट, एंड दैट इज वेरी मच लाइकली होता है। तो देयर इज अ टर्म that comes under fragility. Fragility measures कि this is a technical term basically. In fragility we try to figure out कि अगर चीजें गलत होती हैं, और एक सिंपल टर्म्स में इसको बताना चाहूंगा, एक लेमन टर्म्स में, कि आपका एक्सपोजर कितना है। अगर चीजें गलत हो जाती है तो आप कितने एक्सपोज्ड हैं, जिसको इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली इसका कैलकुलेशन फ्रेजिलिटी से होता है, लेकिन इन लेमन टर्म्स ये है, सिंपल टर्म्स में, कि आप एंटी फ्रेजाइल बने। एंटी फ्रेजाइल मींस क्या होता है कि चीजें अगर आपके अगेंस्ट में जाती हैं, जो चीज आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपका एक्सपोजर आपके लिमिट के अंदर होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा अगर ऑप्टिमाइज रहेंगे अपने लाइफ में, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम वी क्रिएट अ मॉडल, उसके बाद इतना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि अगर कोई भी पैरामीटर अगर गलत हो गया है, आउट ऑफ हो गया, तो वो देन मॉडल बस। तो नेचर, इवन नेचर लव्स रिडंडेंसी। हमारे खुद के शरीर में 2 किडनी क्यों दिया गया है? भगवान ने या फिर नेचर ने हमारे शरीर में 2 किडनी क्यों दिया, या फिर 2 चीजें हम क्योंकि नेचर ऑल्सो लाइक्स रिडंडेंसी। अगर एक गड़बड़ है तो दूसरा काम करे। तो मेन थिंग जो सर क्वेश्चन पूछे हैं, उसका द आंसर इज दैट in my view ki we have to understand ki how much fragile we are, and there is technically we can calculate the fragility, how much exposed we are to those kind of tail risks, और वहां से फिर then we can figure out कि even if our models are wrong, तो then we are safe. मैं एक रिजॉइंडर दे सकता हूँ या काफी टाइम ले रहा हूँ मैं? और लोग भी होंगे। नहीं सर, आप बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। वैसे लोग हैं बोलने वाले, लेकिन आप प्लीज कंप्लीट व्हाटएवर यू वांटेड टू से। मैं फिर ब्रिज से ही एग्जांपल दूंगा कि ब्रिज में हम लोग कहते हैं कि आपके पास ट्रिक्स है। अगर आपके पास सपोज कीजिए कि 3 ट्रिक है या 4 ट्रिक है, तो आप ये कॉल दे सकते हैं। तो एक रिस्क कैलकुलेट करने का कि इतना रिस्क के लिए अफोर्डेबिलिटी है, आई कैन अफोर्ड टेकिंग रिस्क, इसका एक एल्गोरिदम जो गैम्बलिंग करते हैं या जो कार्ड्स खेलते हैं उनके पास होता है। तो रियल लाइफ में क्या हम इस तरह का कुछ स्टैटिस्टिकल टूल डिजाइन कर सकते हैं कि हम जी मैंने आई एम फिनिश्ड, यू कैन प्लीज, एंड दिस इज माय लास्ट। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली आपका ये जो क्वेश्चन है, ये काफी एक्चुअली सच एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट, बट वी हैव टू बी, हम लोगों को ये समझना होगा कि एवरीथिंग इज नॉट एल्गोरिदमिक। कुछ नॉन एल्गोरिदमिक पार्ट भी होते हैं जहाँ पे ह्यूमन डिसीजन मेकिंग होती है। एल्गोरिदम्स आर क्वाइट गुड, और उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं भी जो आप टेक्निकली वी कैन कैलकुलेट की हाउ मच फ्रेजाइल वी आर, हाउ मच एक्सपोज टू टेल रिस्क वी आर, हाउ मच मॉडल एरर इज इन जो हमने मॉडल बनाया उसमें कितना मॉडल रिस्क है या फिर मॉडल एरर है। ये सब चीजें टेक्निकली एग्जिस्ट करती हैं। डेफिनेटली एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन डिसीजन मेकिंग वो भी बहुत रोल प्ले करता है। तो डेफिनेटली ऐसे एल्गोरिदम हैं जो मॉडल को टेस्टिंग करते हैं, मॉडल रिस्क को मेजर करते हैं, और साथ साथ
लेकिन ये दे आर नॉट कंप्लीटली एल्गोरिथमिक, उसके साथ साथ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट आ जाता है। थैंक यू सर। प्लीज आशुतोष जी, प्लीज पास ऑन। या जी हाँ सर। So I can see Rakesh Vajpayee ji and Dr. Jha. So I'll go in that order. Rakesh ji raised his hand first. So Rakesh ji, over to you. Good evening, Pankaj. I don't have a question. I only have a little compliment for you. I think yours was a very technical subject, and the way you have brought out all of the concepts in a very simple layman term. I have not heard another person being able to talk about statistics, risk management, and all of these things. You brought out black swan, you brought out convexity, etc. All of that in a very, very simple, understandable way. So hats off to you. Thank you so much. It was a pleasure listening to you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your compliments. Thank you. Thank you, sir. Dr. Jha, over to you, sir. First of all, my comments on this evening's presentation by Pankaj. I had a lot of apprehensions before joining this session this evening. One, whether I would understand even a word of what Pankaj was going to talk about. And two, whether statistics, probabilities, risk management, risk calculation, etc., can be discussed with those who are members of this WhatsApp group. I'm pleasantly surprised that it was not so difficult. And my apprehensions, as it happens in life, that 90%, 99% of your apprehensions never come true. And one example, as he was mentioning, he mentioned more than once about medical science and risk management fact. One incidence, a real life incidence from my career. I had a lady of 103 years of age. 103 as told by her relations. She broke her hip, fractured neck femur technically. She was a patient of hypertension, as these days is so common, and diabetes. And she had ischemic heart. Now, the question was, should we or should we not operate upon that lady? How much risk can we take? Now, how I reached at a conclusion. It was very simple in this scenario, that if I didn't operate on that lady, she will not be able to stand up and walk. She will be in bed. She will develop bed sores. She will go into renal failure. Her diabetes will worsen, and she will die a painful death. What was the other scenario? I took my anesthetist along. We had a pre-anesthetic checkup. He said, sir, if you can do this surgery fast enough, I'll give you 45 minutes. If you can finish your job in 45 minutes, I'm confident of tackling this patient on the table. So the other scenario was the lady could have died on the table. This had to be explained to the attendants that if I don't operate, she will die in next 15 days to 3 months' time, and painful. It will be painful for her and for all members of the family. If I take her to the OT, she might die on the operation table. For me, the decision was that I'll go with the option of operating on the patient and taking a risk that if the operation went successfully and she came out of the operation theater, she would be on her feet with some aid, what we call walker in common parlance, in 2 days' time. Believe me, the operation was successful, and she lived for another 2.5 years. So these are the real life scenarios. Here, the statistics or the history, because if we go by history, many people never came out of the operation theater of her age, and not many people live that age. 90 and above, the risks are very high. But when you weigh it against who are not taking the risk, the scene is really painful for the patient as well as for the family members.
But that is one example from my life, real life example. And I was really surprised that statistics, risk management, part of it from share market and other scenarios can be so simple. I will look forward to another session by Pankaj someday. Thank That will be a learning curve. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you a lot. Arun sir, I would like to say something. So firstly, okay, Arun sir is muted. Firstly, before I talk about Pankaj Mani's talk about Dr. Jha, what he said just now, sir, I just have a question to you. Is there any medical statistics, any kind of record book where all these things are entered? Because I definitely feel that your case should go into either Guinness Book or Limca Book of Records. 103-year-old lady being operated. Astos, I have not been very wise in my personal life, and I'm talking of those days, 25, 26 years back, when we were not so wise to publish such cases. Okay. Now, my students and the younger generation, they keep a meticulous record of everything that they are doing and doing out of ordinary. And they see to it that it's published in standard journals or at least shared on social media. In 1997, I didn't have access to, there was no social media as such. And I told you, मेरी एक बेवकूफी थी कि ये तो मैंने किया, मुझे खुशी मिल रही है, मरीज के अटेंडेंट खुश है, इसको सबको बताने की क्या जरूरत. It was foolish. If I get another opportunity in this lifetime, yes, such cases need to be published in journals, standard journals. And this will be good for all the fraternity, especially for the younger generation. This is not very common. No, we don't come across people who are more than 100 years of age. 90 to 100 I have seen and operated on many, at least a couple of dozens, I believe. But 100 plus, she was my only case. She was, till date, she remains the only case where we dare. And then again, since we are trying to be logical and scientific in our approach, this is not philosophy. 103 was her age as quoted by the attendants. Aadhaar card was not there, the birth certificate was not there. So I had to go by what the attendant said. And I have one example from my family. My great grandmother, हम लोग उसको मिथिला में मैया बोलते थे, दादी को बा बोलते थे. She, as per the version of people of my grandfather's generation, died at the age of 104 years. I have her photograph clicked from a very simple, basic camera, black and white. And I just want to say, this is not meant for this platform. Not a strand of her hair was white, gray. Wow. All her teeth were intact. और वो हम लोग के यहाँ कतरी लेदरा, कोई ज्यादातर लोग समझते होंगे, उस एज में भी सुई में धागा पिरो के सी सकती थी. और those were the days, मैं छुट्टियों में गांव जाता था, because I was born and brought up in Kolkata, as I said during my session. So those were the days when there was no electricity in my village. I'm talking of pre-67 era. So people used to have dinner by evening. By 7 we finished our dinner, went to our beds. तो वो अपने साथ चावल एक पोटली में बांध के सोने जाती थी और मशहरी के डंडे में उसको रखती थी और वो चावल फाँक सकती थी, उनके दांत इतने इंटैक्ट थे. तो ये भी इसको रिकॉर्ड, आई हैव हर फोटोग्राफ बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर रिकॉर्ड जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ. I am the only, me, my parents are alive, we live together. So we are witnesses to what I said just now. So these are interesting facts, but then these need to be recorded.
And these days, people are doing it. People are wiser. My next generation, the generation after that, are much wiser, much techno-savvy, and it's good for posterity. It's good for everybody that we are keeping such records. Here, you have to either go by what I say or don't believe it. It's very simple. But one day I can show her photographs. A 104 years old lady, not a strand of hair, gray, and all the teeth intact, and no specs. I have specs, and I have been using it for last 42 years now. It was during my final year that I had to start wearing specs. Right. Sir, please एक go ahead. मिनट Dr. का एक एग्जांपल दे सकता हूँ. Dr. Siraj Chaudhary wants to say something. No, I'm speaking out of the turn, but I want to add an example to what Dr. Raj said just now. For those of us who are, who have any idea of that locality where Raj and I come from, I really met Rajji, somebody 105 at a village near Sakri. There was a social event, and the gentleman was fit enough to walk to that event. And those days, during the British days, he used to be a football player, and he had played a match where my father had been a referee. So he had heard about that, X and Y's son is coming to this village to give some talk. So he walked to that venue, and after the talk, he asked me if I happened to be that gentleman's son. And I told him, yes, that was true. And then I was told by people, and I could, I'm not a good judge of people's age, but I was told that he was fully fit, like Raj described just now. Teeth, eyes, ears, cognition intact. And he walked from, more than a kilometer to attend that meeting. Miracles do happen. Sorry, Great. I spoke out of the turn. Yeah. No problem, sir. No problem, sir. So, Dr. Jha, you wanted to say something, sir? No, I finished sharing Okay. my Okay. experiences. Okay, so coming back to Pankajji's talk, so Pankajji, I echo the sentiments or comments of all the members who spoke about it, and definitely you made statistics sound so simple that anybody could understand. I have 2 points here. I don't know whether I'll call it a comment or a question or a query, whatever it is. So 2 things. One, to the extreme in the history, and the next part is the most modern part of the science or engineering. Much before the conventional statistics, which we still studied in mathematics or we talk about, there was a gentleman called Ghag. I think he was a poet or he was an agriculture scientist. He was very popular in UP and Bihar. There उनकी कहावतें हैं, 2-2 लाइन की पंक्तियां हैं, and they give very good insights to the agriculturists, गृहस्थों के लिए, कि मुझे याद नहीं आ रही है, but I remember since my father worked in agriculture department, in his diary, the diary that he used to have, there were 2 lines of Ghag, and Ghag gave exact kind of prediction for if these are the climatic conditions, what should a farmer do, right? So I don't know that kind of risk management, because farming is a risk, and it has been there for many years. So he probably, I don't know what algorithm he used. It was all based on his personal experiences, or I won't even call it data. He inferred few things or a few conclusions, which are still, I mean, till I was a child, and I used to go regularly to my village, and I used to find the farmers will say these are the conditions, so it is going to rain or it will rain, and let us do these kind of things. So, and similarly, if there are difficult conditions, like some kind of natural phenomena which is going to happen, which will affect the crops, then what are the measures that should be taken to kind of address that risk, or to handle that risk? Even those kind of things were told by Ghag. That is one extreme I'm talking of. The other point which I wanted to talk about is the modern data science.
And Mr. Pankaj, you must be knowing much better than I know that all these modern algorithms of machine learning, deep learning, ANN, etc., they use huge and huge amounts of data, and they claim that the more data that you give, the better will be the prediction or the statistics. So there are three stages that we talked of. One is Ghag stage, second is the conventional statistics, and third is the modern machine learning or data science, which is still evolving. So I don't know where to end what I'm talking, but I find it really very interesting. And if Pankaj, if you have anything to say about it, talk about it, please. Definitely. Thank you. This is very important question you have raised. So, as I mentioned earlier, कि things are relative, things are not absolute. तो what happens basically कि पहले मैं ये बता दूं कि जो आपने you talked about घाग, तो थिंग इज कि हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं लाइफ में, इन रियल लाइफ व्हाट वी डू, वी जस्ट चेरी पिक एट टाइम्स. चेरी पिक इन टर्म्स कि अगर मैं उस घाग, रिस्पेक्टेड घाग को ही मैं उठाऊं, अगर उनके लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस को मैं एनालाइज करूं, नॉट जस्ट दिस वन, और मैं ये देखूं कि उनका प्रेडिक्शन कितनी बार सही हुआ है, देन वी गेट अ बेटर अनबायस्ड पिक्चर कि वो कितना प्रिडिक्ट कर पाए और कितना नहीं कर पाए. We generally what we see कि when someone has been successful, you always come in news कि ऑक्टोपस है वो फुटबॉल का लीग प्रिडिक्ट कर देता है कौन जीतेगा नहीं जीतेगा. पर व्हाट इज हिडन, और जो छिपाया जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी वेयर नॉट सक्सेसफुल, वो चीज कभी आपके न्यूज़पेपर में ये या Yes. कभी हाईलाइटेड नहीं होंगी. तो अनलेस वी गेट अ अनबायस्ड होल सिनेरियो, तब तक टू क्लेम कि आई नो एवरी आई प्रिडिक्टेड 100 टाइम्स, वो दैट इज अ वेरी बायस्ड स्टेटमेंट. डेफिनेटली कोई प्रिडिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वन एक्सपीरियंस, वन नॉलेज, एवरीथिंग, दैट इज वेरी ट्रू. दिस इज रिलेटिव. समवन माइट बी, स्वामी विवेकानंद बोल दिए कि मैं 40 साल से पहले, ऐसा मैं सुना हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो द ट्रूथफुलनेस, कि मैं 40 साल से पहले आई विल टेक समाधि. अब दैट काइंड ऑफ लेवल जो उनका है, या फिर अगर मैं आइंस्टाइन का बात करूं या फिर किसी XYZ की बात करूं, सबके अपने अपने रिलेटिव लेवल ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस होते हैं. मेरा पॉइंट क्या था कि प्रिडिक्टिबिलिटी और रैंडमनेस बोथ आर जस्ट लाइक ए डुअलिटी. कुछ ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ कम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू रिलाई ब्लाइंडली कि चीजें प्रिडिक्ट हो रही हैं तो मैं जस्ट वी, अब मैं सारा वो भूल जाऊं. मैंने पहले बोला कि वी अक्सर फोकस ऑन नॉलेज, लेकिन वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट वी डोंट नो. तो आप प्रिडिक्ट करते हैं, अच्छी बात है, दिस इज रिलेटिव, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप जब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं तब आप कितना ये खासकर रियल लाइफ में जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां पे प्रिडिक्शन अक्सर ऐसा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में प्रिडिक्शन काफी टफ हो जाता है. दिस इज कंप्लीटली रिलेटिव थिंग. सेकेंड थिंग, जो आपने एआई और डेटा और एनालिसिस और मशीन लर्निंग की बात की, एआई डेटा मशीन लर्निंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस जिसको रिपैकेज कर दिया गया है, टाइम टू टाइम रिपैकेज किया जाता है क्योंकि कि चीजें सेल भी हों मार्केट में. ठीक है, अगर मैं यही बोलता रहूंगा कि दिस इज सेम लीनियर अलजेब्रा, दिस इज सेम कैलकुलस, दिस इज सेम, वो तो कोई नहीं खरीदेगा. लेकिन मैं अगर उसको पैकेज कर दूं कि ये देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस इज मशीन लर्निंग, दिस इज डीप लर्निंग, लोग लोग क्या करेंगे कि ओ दिस इज समथिंग न्यू, तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई दिस. मशीन लर्निंग एक एक फाइनेंस सॉरी एक एआई और ये मशीन लर्निंग में एक बहुत ही जो काफी पॉपुलर है वो रेनफोर्समेंट लर्निंग है. रेनफोर्समेंट लर्निंग Yes. जो ड्राइवरलेस कार वगैरह की बात करता है कि ड्राइवरलेस कार कैसे बने. टिपिकल टर्म्स में दैट इज नथिंग बट ए हिट एंड ट्रायल एरर. इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ. अब जो मेन मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के जो लर्निंग होती है, जो लर्निंग एल्गोरिदम आती है, वो कहाँ से आती है? वो आती है
ह्यूमन कैसे सोचता है। अगर पूरे मशीन लर्निंग की मैं बात करूं तो समथिंग इट गोज टू न्यूरो साइंस, कि हमारा न्यूरॉन कैसे काम कर रहा है। आप अगर न्यूरल मॉडलिंग की बात करेंगे, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वगैरह की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं। वो पूरा मॉडल को एक फिगर आउट कहाँ से लाया जा रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, तो वी कॉपी फ्रॉम ह्यूमन माइंड, कि ह्यूमन माइंड कैसे सोचता है, ह्यूमन माइंड कैसे पैटर्न एनालिसिस करता है। ठीक है, उसको हम लोग वहां पे कॉपी ट्रू कट कॉपी को पेस्ट करने की चले। मैं ये नहीं बोला हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस यूजफुल नहीं है, दे आर क्वाइट यूजफुल, वेरी यूजफुल, क्योंकि दे आर समथिंग विच ह्यूमन माइंड कैनॉट, वो नेचुरली नहीं है कि हम 1 करोड़ डेटा, 1 मिलियंस ऑफ डेटा है एंड वी कैन फाइंड पैटर्न। वो दे आर समथिंग पॉजिटिव है जो मशीन कर सकता है। लेकिन तो दोनों के प्लस एंड माइनस है, ह्यूमन के भी है, उसके भी है। लेकिन अल्टीमेट लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो कहाँ से आ रही है, माइंड से आ रही है। तो जो प्रिडिक्शन क्लेम करते हैं, मैं पहले भी बोला कि स्टैटिस्टिक्स में एक चीज है जो नॉर्मल, जो मैंने बोला कि एक सैंपल है जिसमें सब लोग अपना हाइट, सब अपना अपना हाइट दो आप, तो जो जो आउटलायर्स होंगे दैट आल्सो डज नॉट अफेक्ट टू मच, क्योंकि आउटलायर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 8 फीट हो जाएगा, वो 100 फीट नहीं हो जाएगा। तो वहां पे मशीन लर्निंग, एआई, डेटा सब अच्छा काम करेगा, क्योंकि दैट इज बेसिकली मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर मैं ह्यूमन से रिलेटेड कुछ बात करूं, से फॉर एग्जांपल वेल्थ की बात करूं, या फिर स्टॉक मार्केट की बात करूं, या फिर जो बहुत जिसमें ह्यूमन बिहेवियरल चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, नेचुरल, वहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो फैक्टर्स हैं, वो होता क्या है कि इट्स लाइक प्रिडिक्टिंग आवरसेल्फ। आप अपने आप को कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जस्ट टेक एन एग्जांपल, हाउ मच आई कैन प्रिडिक्ट माई सेल्फ। होप यू आर आई एम एबल टू कन्वे यू। Yeah, yeah, तो I understand. एआई डेटा जो मशीन लर्निंग है, दैट वर्क्स क्वाइट वेल, बट फॉर ए सर्टेन स्पेसिफिक डेटा सेट, नॉट फॉर एवरी डेटा सेट। तो बहुत यूजफुल है, काफी यूजफुल है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ एआई। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो उसके मॉडल्स आते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ह्यूमन माइंड से जाते हैं, और ह्यूमन का जो फैक्टर है दैट कैनॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने आप को प्रिडिक्ट कर लें। तो आजकल हो क्या गया है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में नेचुरल इंटेलिजेंस को भूल गए हैं, और नेचुरल इंटेलिजेंस को अगर हम भूल जाएंगे तो ऐसा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ही ट्रैप कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस भी बढ़ना चाहिए। इससे इट्स लाइक कि अगर एक चोर है, अगर वो पुलिस से ज्यादा शातिर हो जाए, तो फिर देन इट बिकम्स क्योस। तो दिस इज अ थिंग। Yeah. Thank you, Pankaj ji. Thanks for the nice थैंक यू, थैंक insights. यू। Arun sir, before we close the session, anything from you? I'm totally speechless, and I have nothing to add more than how Rakesh summed it up, or how Dr. Jha summed it up. पूरे a garrulous person, naturally which I am, I'm absolutely speechless. एक बात अभी last, actually हाँ, one thing. His presentation was amazing. I mean, it will be just a reiteration of what Rakesh said. I found his answers to the points that were raised to him were still better. And they speak about the mind frame and thinking capacity, assimilating and reciprocating capacity of Pankaj. They take it to a very high level, in my assessment, what I heard today. Again, last line, his last response to Ashutosh, I have been thinking about it for last maybe 30, 40 years or so, when I had amazing information from the Vedantic period, how they predicted. Coming back to one incident Dr. Jha shared with me, that people from AIIMS went all the way to Odisha to learn that local technique of fixing the fractures. Of course, the Odia people did not share, sadly. आशुतोष, देखिए क्या होता है, मैं आज जहां पर पहुंचा वहां पर क्या मुझे दिख रहा है, ये जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इनका कोई जवाब नहीं है. लेट मी से एट द बिगिनिंग ऑफ इट, आई मीन दे कम टू रियलाइजेशन which is much beyond cerebral activity.
And realization somewhere comes when your subconscious is in unison with the universal subconsciousness. उसका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है. प्रॉब्लम मैं क्या फेस कर रहा हूँ अभी, प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, कि जो इस तरह का प्रेडिक्टिव है जो कि काफी हद तक सही हुआ है. बहुत बढ़िया से पंकज ने कहा, हिस्टोरिकली व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डू नॉट नो, उसमें एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है. नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल में घाट साहब का नाम मैंने भी सुना है, बट द पॉइंट इज घाट साहब का जो प्रोटेक्शन यूपी और बिहार के जलवायु एनवायरमेंटल सिचुएशन में सही हुआ, क्या वो मद्रास में भी सही होता, क्या वो पंजाब में भी सही होता? तो इसीलिए पंकज का वो रिस्पॉन्स बहुत सुंदर था. दूसरी जो एक और बड़ी बात है कि इस तरह के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनका एल्गोरिदम तो ऑब्वियसली शेयर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शायद एल्गोरिदम है ही नहीं जिस तरीके से हम लोग एल्गोरिदम को डिफाइन करते हैं. लेकिन बिना एल्गोरिदम शेयर किए हुए वो बहुत डिपेंडेबल नहीं हो जाता है. अगर हम लोगों ने कहा कि अस्ट्रालय ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर वेपन्स थे इसलिए उसका नाम अस्ट्रालय पड़ा, जैसा स्वामी जी, मॉडर्न डे स्वामी जी कहते हैं, मुझे मानने में कोई हिचक नहीं है. या रामायण के समय पुष्पक विमान था, मुझे बिल्कुल मानने में हिचक नहीं है, बशर्ते कि मुझे कोई दिखा दे कहीं वे पुष्पक विमान ऐसे बनाया गया. जब तक वो नहीं बताया जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी में जरा सा संदेह तो हो ही जाता है. जबकि मैंने पहले कहा, मुझे कुछ एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कि वो इंट्यूटिव या गॉड सेंट रियलाइजेशन जो आता है, वो तो इट इज प्रॉब्ली मच बेटर देन द सेरेब्रल एक्टिविटी. और एट द सेम टाइम पंकज ने क्या बात कही, इसने हमेशा लगातार क्लेम किया हम लोग क्या नहीं जानते हैं और वो कितना डेंजरस है. दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ मैथमेटिशियन. इट ओपनली एक्सेप्ट वेयर वी आर लैकिंग. जो कि नहीं हो पाता है, जो हम लोग किसी एक व्यक्ति या किसी एक शास्त्र या किसी एक में लिखे हुए बात में है, जो एक्सेप्टेंस हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एल्गोरिदम नहीं है क्यों नहीं है मैं नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जरा डिफरेंट हो जाती है या नॉन एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है. और वहां पर वो कन्विक्शन नहीं है. मैंने नहीं पढ़ा कि मैं गलत भी बोल सकता हूँ या मैंने जो पढ़ा वो गलत भी है. साइंस और मैथ्स में वो कन्विक्शन तो 100% है, यहाँ मैं शायद सही हूँ, यहाँ मैं डेफिनेटली गलत हूँ. मेरा पर्सनल टेक अवे यही था. एंड पंकज, आई एम सो हैप्पी दैट विदाउट एनी सपोर्ट प्रिपरेशन you offered, and what a wonderful session you have taken, Bob. What a wonderful session. And you kept on reminding us it is not only about the statistical analysis, that knowledge convex relationship. More of, I think all of us got benefited. It is equally relevant to our day-to-day life. So Pankaj, thank you very much. Thank you a lot for your acknowledgement and compliments, sir. Thank you. It's my pleasure. Thank you, We sir. have spent just one line. We have spent some time, Pankaj and you I together physically, and lots of time exchanging our views. Today, based on that, the image which I had, you have expanded it to a million times. It's my pleasure, sir. Thank you a lot. Ashutosh, take over. I always learn a lot from you too, sir. I think Okay, Madam Sarita Sarita ma'am has has something to say. Yes. Sarita ma'am, you can. I think you are unmuted. Yeah. No, yes, it was great. I missed the initial part, and I seriously thinking translating in English the whole session and give it to my children. Because Deliberately, I didn't speak in English so that because it's on so that everyone could understand very yes, in a very yes. lucid manner. But it was wonderful. Stat was one subject which I dropped out from becoming an engineer. And I wish you were my teacher at that time. No, ma'am. This is very interesting. Yes. Thank you a lot. It was very like a mind-blowing that this is so simple thing we see in everyday life and we miss because the hidden part we did not pay attention to, or the part that it is
which is not seen or which is not told. We did not explore that. So yes, it was great. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone. And before we close, I just wanted to reconfirm our next session is on 30th of December, right? Yeah, and that session I have already been requesting to some people I know who are in the group and not in the group to take what Rakesh had suggested, that even if they are not reciting something which they have written personally, we shall be equally and perhaps more benefited if they recite something from what they have read and what they find worth sharing. So 30th, we shall definitely have a session on literature. People who have composed, they will read out something, and people, what they love, what they would love to share with us, they will be sharing. Perfect, sir. Thank you everyone for joining. And Thank you, I'll stop sir. recording. Thank you. Bye. Thank you. Bye.